हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, कृषि रसायन के क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दो क्लासें हम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। दो क्लासों में हमने छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, आज की जो हेडिंग है, या मैं बोलूँ आज का जो पूरा क्लास है अपना, आज की जो पूरी क्लास है, उससे आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में और 2 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस बार आपको वहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पृष्ठ मृदा और अवमृदा। ठीक है, पृष्ठ मृदा किसे कहेंगे, अवमृदा किसे कहेंगे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो जो पृष्ठ मृदा है, एक सेकंड में आपको हेडिंग को भी दिखा देता हूं, ये रही आपकी हेडिंग। ठीक है, जो पृष्ठ मृदा है, वो पृष्ठ मृदा तो क्या होती है, मृदा की ऊपरी सतह जिस पर हम कृषि योग्य काम करते हैं, तथा ऊपर से जो नीचे तक का 15 सेंटीमीटर की जो लंबाई है, वहां तक की जो मृदा है उसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ मृदा। यानी मृदा की सतह से 0 से 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ मृदा बोलते हैं। और पृष्ठ मृदा के नीचे की जो मृदा है उसे हम क्या बोलेंगे, अवमृदा। ठीक है, ऊपरी मृदा हो गई आपकी पृष्ठ मृदा, और पृष्ठ मृदा के नीचे की जो मृदा की सतह है वो आपकी क्या हो गई, अवमृदा। ठीक है, तो पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या क्या अंतर है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको उस चीज को मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कि पृष्ठ मृदा व अवमृदा में अंतर दीजिए। तो आपको अगर 1 नंबर का अंतर पूछा है तो आपको कोई 4 अंतर लिख देने हैं, और अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो ये जितने भी अंतर आपकी बुक में लिख रहे हैं ये सारे आपको लिखने। ठीक है, एक एक करके हम एक एक अंतर को बड़ी बारीकी से समझते हैं। देखो, पहला अंतर क्या है, यह पूर्ण रूप से अपक्षयित है। पूर्ण रूप से कैसी है, अपक्षयित होती है। अपक्षयित का मतलब बिल्कुल जो इसके कण हैं वो एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक दूसरे में बिल्कुल प्रॉपर मिले हुए हैं। जो कणों की संरचना है वो बहुत छोटी छोटी दानेदार संरचना है। अपक्षयित का मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाने का मतलब यहां से क्या है, जो ऐसे नहीं है कि मोटे मोटे मिट्टी के डंठल पड़े हैं या मोटे मोटे यहां पर टुकड़े पड़े हैं। जो मृदा है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से कैसी है, मिल चुकी है। कणों की संरचना कैसी है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कण है, पूर्ण रूप से अपक्षयित संरचना होती है। और जबकि अवमृदा की हम बात करें तो अवमृदा की संरचना में क्या लिखा है कि यह आंशिक अपक्षयित होती है। यानी यहां पर जो कण हैं वो आपको मोटे मोटे कण भी मिल सकते हैं। जैसे खुदाई करोगे, जैसे नीचे नीचे मिट्टी में आप खुदाई करते हुए जाओगे तो आपको कंकड़ मिलना, बड़े बड़े पत्थर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यह पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं है। यह कैसी अपक्षयित है, आंशिक अपक्षयित है। पॉइंट 1 समझ में आ गया। चले पॉइंट नंबर 2 पर। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर दूसरा देखो। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस मृदा में वातन अच्छा होता है। मृदा वायु एवं वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, पृष्ठ मृदा कहां होती है, मृदा की ऊपरी सतह। तो अब यहां जो ऊपरी सतह पर जो मृदा है, और ऊपरी सतह मृदा सबसे अच्छी संपर्क में किसके आएगी, वायुमंडल के। भाई सबसे अच्छे संपर्क में किससे आएगी, वायुमंडल के संपर्क में आएगी। क्यों, क्योंकि जो ऊपरी मृदा है वो जस्ट संपर्क में होगी किसके, वायुमंडल के। ठीक है ना, तो वहां से गैसों का आदान प्रदान कैसा होगा, अच्छा होगा। यहां से गैसों का आदान प्रदान कैसा होगा भाई, अच्छा होगा। और अब एक मिट्टी की ऊपरी सतह है तो वहां तो गैसों का आदान प्रदान कैसा हो रहा है, अच्छा, डायरेक्ट किसके, हवा के संपर्क में आ रही है। तो इसके अंदर मृदा वायु की मात्रा भी कैसी होगी, अच्छी। लेकिन इस मृदा के जो नीचे की मृदा है वहां तक हवा पहुंच पाएगी क्या, आप मुझे बताओ। अरे भाई ऊपरी सतह, वहां तो हवा आसानी से पहुंचेगी क्योंकि हवा वायुमंडल ऊपरी सतह इसके संपर्क में। लेकिन इस मिट्टी के जो निचली सतह है, क्या उस तक वायुमंडल की वायु पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। आप बोलोगे कि सर वायुमंडल की जो वायु है वो मिट्टी की ऊपरी सतह तक ही रह जाएगी, निचली सतह तक नहीं पहुंचेगी। तो कहने का मतलब जो मृदा वातन है वो कहां पर अच्छा होगा, मृदा की ऊपरी सतह पर। और जो मृदा वातन की मात्रा जो कम होगी वो किसमें होगी, अवमृदा में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्लियर है। देखो साफ साफ लिख रहा है कि इस मृदा में मृदा वातन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, मृदा और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है। और यहां पर देखो हमने क्या लिख रहा है कि इसमें मृदा वातन अच्छा नहीं होता क्योंकि वायुमंडल की जो वायु है वो इस मृदा की सतह तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, और गैसों का आदान प्रदान भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है।
ठीक है, क्योंकि जो भी कार्बनिक पदार्थ आप डालोगे वो कहाँ डालोगे, मिट्टी की ऊपरी सतह में। ऐसा तो है नहीं कि हम खुदाई करके निचली सतह में डालेंगे। भाई जो भी कार्बनिक पदार्थ क्या है, पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, वो सारे अवशेष कहां पर आएंगे, मिट्टी की ऊपरी सतह पे ही तो आएंगे। तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर आएंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी कौन सी सतह पर बढ़ेगी, ऊपरी सतह पर बढ़ेगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर है कि जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो किस मृदा में ज्यादा होती है, पृष्ठ मृदा में ज्यादा होती है। और अवमृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहां से क्लियर है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है। भाई जो सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं, जो आपने सड़ा गला अवशेष डाला है उसको खाएंगे कौन, कीट पतंगे जो भी खाएंगे वो कौन सी सतह पर खाएंगे, मिट्टी की ऊपरी सतह पर खाएंगे। तो जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी क्रियाशीलता भी कौन सी सतह पर बढ़ेगी, ऊपरी सतह पर बढ़ेगी। आप किसी चीज को सड़ा देते हो, जैसे आपने बोरी ली और बोरी को गीला करके आपने एक जगह पर पटक दिया, जूट की बोरी को, तो थोड़े समय बाद आप क्या देखते हो, उसमें से सड़ान आने लगती है, धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कीड़े कहाँ से पड़े, ऊपरी सतह पर ही तो पड़े, ऐसा तो है नहीं निचली सतह पर पड़े। तो जो भी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है वो कौन सी सतह पर ज्यादा होती है, ऊपरी सतह पर ज्यादा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी कैसी होती है, अधिक होती है। और अवमृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। कुछ ही सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी की बिल्कुल गहराइयों में जाकर रहते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द, मैं बोलूं अगर 95% अगर सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करूं तो वो कौन सी सतह में रहेंगे, ऊपरी सतह में रहेंगे। ठीक है, निचली सतह में बहुत ही कम मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो देखो यही बात हमने बोली है कि यहां पर सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, ज्यादा होती है। और यहां पर हमने क्या लिखा कि इनकी संख्या भी कम होती है और क्रियाशीलता या सक्रियता भी इनकी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। भाई ऊपरी सतह पर ज्यादा रहेंगे तो क्रिया भी कहां करेंगे, ऊपरी सतह पर ही ज्यादा करेंगे। और नीची सतह पर सूक्ष्म जीवाणु भी कम है तो क्रियाशीलता भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रियाशीलता क्या है, उनके काम करने की शक्ति। ठीक है, अगला देखो पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह उपजाऊ मृदा है। ये कैसी है भाई, उपजाऊ मृदा। अब जो भी खाद बीज आप डाल रहे हो, जो भी कार्बनिक पदार्थ डाल रहे हो, जो भी ह्यूमस वगैरह आप डाल रहे हो, वो कौन सी सतह पर डालते हो भाई, मिट्टी की ऊपरी सतह में। तो उपजाऊ सतह भी कौन सी होगी, मिट्टी की ऊपरी सतह। तो निचली सतह पर हम खाद वगैरह तो अप्लाई नहीं करते, या जो भी कार्बनिक पदार्थ है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, वो सब कुछ हम कहां डालते हैं, ऊपरी सतह पर डालते हैं, निचली सतह पर नहीं डालते। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मिट्टी की जो ऊपरी सतह यानी पृष्ठ मृदा है वो कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है। और इसके नीचे जो अवमृदा है वो कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है। और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कैसी होती है, कम, क्योंकि जितने भी पोषक तत्वों की मात्रा है वो कहां पाई जाती है, ज्यादा ऊपरी सतह में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, छठवां पॉइंट देखो, इस मृदा का रंग गहरा भूरा या काला होता है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी चीज सड़ जाती है तो उसका कलर आप देखते हो ना कैसी पड़ जाती है, बिल्कुल काली पड़ जाती है। खाद भी अगर आप है और खाद को आपने इकट्ठा कर रखा है तो गोबर की खाद भी धीरे धीरे कैसे पड़ने लग जाती है भाई, काली पड़ने लग जाती है। जब वो काली हो जाती है, बदबू नहीं आती, तभी अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये खाद अच्छी तरीके से पक गई है। तो कहने का मतलब जो ह्यूमस है उसके कारण कैसा कलर होता है, काला कलर। तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ मृदा है वहां पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो इसका कलर कैसा होगा, गहरा काला भूरा कलर इसका होगा। और जो अवमृदा है उसका कलर कैसा होगा, हल्का या हल्का पीला कलर इसका होगा। ठीक है, आगे देखो, धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। और इसमें हमने क्या बोला, धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। अब ये धनायन विनिमय क्षमता क्या है, इस चीज को समझो। देखो धनायन विनिमय का मतलब क्या होता है, धनायन से धनायन का विनिमय। जैसे यहाँ पर एक क्ले का कण है और इस क्ले के कण पर H+ आयन अधिशोषित है, ठीक है, और एक दूसरा मृतिका का कण है, वहां पर कौन से आयन अधिशोषित हैं, Na+ आयन, सोडियम आयन अधिशोषित है। तो किसी तरीके से ये H+ आयन यहां से हटके यहां आ जाए और किसी तरीके से ये Na+ आयन यहां से हटके कहां आ जाए, यहां आ जाए। यानी यहां से भी कौन गया, धनायन गया, और वहां से भी आया कौन, धनायन आया। तो धनायन के कारण जब धनायन का विस्थापन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है, अब ये क्ले या मृतिका क्या है, देखो क्ले क्या है, बिल्कुल मिट्टी से ही बने हुए कण हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो चट्टाने हैं उनसे ही बने हुए छोटे छोटे कण हैं जिनका आकार कितना होता है, लगभग 2 माइक्रोन से भी कम।
2 माइक्रोन से भी कम आकार इनका होता है, ठीक है। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँ कि ये सिलिकेट के बने होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट या ये पॉलीसिलिकेट के ये बने हुए होते हैं, ठीक है। कौन? मृत्तिका के कण। तो आपसे कोई पूछे कि भाई मृत्तिका क्या है, तो आप बताओगे कि ये सबसे महीन कण है, ये भी प्राकृतिक चट्टानों या मिट्टी के ही बने हुए कण होते हैं। और जनरली इसमें कौन आते हैं भाई? एल्यूमिनियम सिलिकेट आते हैं या पॉलीसिलिकेट इसमें आते हैं, ठीक है। और ये खनिजों को जोड़ने का काम करती है। किसको बोलते हैं अपन? इसको मृत्तिका बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपन? क्ले। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूं, CLAY। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्ले बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब मृदा परिच्छेदिका। अब देखो एक बात और समझो, एक बात और रह गई थी अपनी कि अगर ऊपर के आयन, ऊपर की मृदा में क्या है? पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है, तो जो भी क्रियाशीलता होगी, जो भी विनिमय होगा, वो कहाँ होगा? ऊपर की मृदा में ही होगा। भाई नीचे तो पोषक तत्व ही कम है, तो नीचे तो क्रियाशीलता भी कैसी होगी? कम होगी। तो कहने का मतलब धनायन का जो विनिमय है वो भी कहाँ ज्यादा होता है? ऊपरी मृदा में, पृष्ठ मृदा में, ठीक है। और निचली मृदा में यानी अवमृदा में धनायन विनिमय की क्षमता भी कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पृष्ठ मृदा अवमृदा भी इंपॉर्टेंट है भाई इस साल के लिए, 2020 के लिए। और आने वाला मृदा जो प्रोफाइल है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अर्धवार्षिक में क्वेश्चन बना था, मैं आपको बता दूं, हो सकता है इस बार आपसे वार्षिक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या है समझो पहले, ठीक है। जब हम मिट्टी की सतह में, ये मिट्टी की सतह है, और मिट्टी की सतह में हम क्या लगाएं? खड़ी काट लगाएं, यानी इसमें खोदते जाएं, हम खोदते जाएं, ठीक है ना। तो जब मृदा की सतह में आप खड़ी काट लगाते हो, तो जब आप देखते हो तो मृदा की जो सतह है, जो परतें हैं, वो अलग अलग परतें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। इन परतों को तो क्या बोलते हैं हम? संस्तर। और प्रत्येक संस्तर अपने ऊपर वाले संस्तर से कैसा होता है? अलग होता है, ठीक है। जो प्रत्येक जो परत है वो अपने ऊपर समानांतर जो परत स्थित है उससे कैसी होगी? अलग होगी, ठीक है। तो और इन परतों को हम क्या बोलते हैं? संस्तर। और इस पूरे संस्तरों के समूहों को, जितने भी संस्तर पाए जाते हैं, इनके समूहों को हम क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल, ठीक है। कितने संस्तर पाए जाते हैं भाई मिट्टी में? तो मिट्टी में टोटल 5 संस्तर पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कुछ O, A, B, C और R भागों में हम बांट देते हैं। अब इनके भी कुछ उपसंस्तर होते हैं, ठीक है, एक एक करके उनको देखते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मृदा प्रोफाइल क्या है, इसकी संरचना दीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको नामांकित इसका चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यह आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं। मृदा में खड़ी काट लगाने पर इसकी विभिन्न परतें हमको समानांतर दिखाई देते हैं, जिसे संस्तर कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। और ये संस्तर एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग होते हैं। इनको हमने O, A, B, C इत्यादि भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम को और आपको बना के बताता हूँ। ये तो ऊपर क्या है आपको दिख रहे हैं? पेड़ पौधे हैं। ऊपर क्या है भाई? छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे ऊपर, ठीक है। नीचे क्या आती है? बिल्कुल अच्छे से विघटित हुई मृदा, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ी क्या आती है? काली काली थोड़ी सी मोटे मोटे दाने, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से एक संस्तर बन गया। फिर नीचे के संस्तर में क्या आएगा? थोड़े से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आने लग जाएंगे। फिर नीचे और क्या होगा? बड़ी बड़ी चट्टानें आने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे बोरिंग करते हैं ना, तो हमें पता चलता है भाई नीचे बड़ा पत्थर आ गया, जगह बदलनी पड़ती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि मृदा की जो निचली सतह है वहां पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो कि जो सबसे ऊपरी सतह है, सबसे जो ऊपरी सतह है, उसको तो हमने क्या बोला? अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। क्योंकि हम ऊपरी सतह में ही क्या डालते हैं? ऊपरी सतह में ही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं, तो क्या वो पूरी तरीके से अपघटित हो जाते हैं क्या? नहीं भाई, समय लगता है उनको अपघटित होने में। ऊपर आप देखोगे कि कोई मान के चलो कोई जीवित पशु मर गया, तो पशु मर गया और उसको उस जगह से कोई उठा नहीं रहा, तो उसको विघटित होने में बहुत टाइम लगता है भाई। लगता है ना कि उसमें धीरे धीरे कीड़े पड़ जाते हैं, उसको कीड़े खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और एक कंडीशन कई महीनों बाद जाके ऐसी आती है कि जब वो जंतु पूरी तरीके से वहां से क्या हो जाता है? गायब। और उसका जो पूरा जो मांस वगैरह सब कुछ कौन खा जाते हैं? कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पर जो ऊपर में जो वो अल्प विघटित था और बाद में क्या हुआ? उसका पूर्ण विघटन हुआ। जो सूक्ष्म जीवाणुओं ने, अपघटों ने उसको खा खा करके उसको अपघटित किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपरी सतह है वो कैसी होती है? अल्प विघटित।
पेड़ पौधों को भी अगर आपकी पत्तियां हैं, टहनियां हैं और उसको वहां से उठाया नहीं गया है तो आप क्या देखोगे कि लंबे समय तक, कुछ महीनों तक वो ऊपर एज इट इज पड़ी रहेंगी। और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो जो कंकड़, जो टहनियां थी, जो बारीक टुकड़े थे, जड़ थे, तना थे, जो भी थे, वो धीरे धीरे पत्तियां किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगी, मिट्टी में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब पहले तो वो कैसी थी, अल्प विघटित, समय के बाद में वो किस में कन्वर्ट हुई, पूर्ण विघटित में। तो जो ऊपरी सतह है वो कैसी होती है, अल्प विघटित। और विघटन हो के जब वो मिट्टी में कन्वर्ट होती है तो उसके जो नीचे की सतह होती है वो कैसी होती है, पूर्ण विघटित होती है। ठीक है, तो पहला आप क्या याद रखोगे, ओ संस्तर। सबसे पहली संस्तर कौन सी हो गई, ओ। अब ओ संस्तर के भाग कितने हो गए, ओ संस्तर के भाग हो गए 2। एक तो हो गया आपके लिए O1 और एक हो गया आपके लिए O2। O1 संस्तर कैसी है, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ। O1 में कैसे हैं भाई, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, और O2 में कैसे हैं, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसके नीचे जो संस्तर आती है उसका नाम देते हैं हम A। कौन सी संस्तर है भाई, ए संस्तर। और ए संस्तर के कितने भाग हैं, ए संस्तर के 3 भाग हैं। कौन कौन से, पहले इनका नाम देख लो, A1 संस्तर, A2 संस्तर और A3 संस्तर। A1 संस्तर क्या है, ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ संस्तर, यानी इसमें ह्यूमस और खनिज पदार्थों का आपस में क्या होता है, मिश्रण होता है इस संस्तर में। कौन सी संस्तर में, A1 संस्तर में। ठीक है, A2 संस्तर को हम क्या बोलते हैं, निक्षालित संस्तर, यानी यहाँ पर जो भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड वगैरह आते हैं वो घुलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। तो निक्षालन का मतलब क्या है, घुलना, किसी भी चीज का घुलना, उसको हम क्या बोलते हैं, निक्षालन। ठीक है, तो इस संस्तर में क्या होता है, एल्यूमिनियम के, सिलिका के जो ऑक्साइड है वो घुल घुल कर कहां पहुंचते हैं, नीचे पहुंचते हैं। तो इस वजह से A2 संस्तर को हम क्या बोलते हैं, निक्षालित संस्तर बोलते हैं। ठीक है, A3 संस्तर को क्या बोलते हैं हम, परिवर्तनीय संस्तर, क्योंकि इसके नीचे की संस्तर जो है वो अलग है भाई। ए संस्तर खत्म, और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि हर परत, हर संस्तर अपने नीचे वाले संस्तर से कैसा होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो जो A3 संस्तर है और जो आने वाली संस्तर है वो एक दूसरे से कैसी है, टोटली अलग है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, A3 संस्तर को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनीय संस्तर। तो सेम टू सेम जो B1 है वो भी ऊपर वाली से कैसी होगी, अलग। अरे भाई ये जो B1 है और ये जो A है, ये दोनों संस्तरों की जो संरचना है वो कैसी है, अलग अलग। तो अलग अलग होने की वजह से A3 को तो हमने क्या बोल दिया, परिवर्तनीय, क्योंकि यहां से आगे जाने पर हमारी संस्तर बदलने वाली है। तो सेम टू सेम हम B के लिए भी ये यूज कर सकते हैं कि B से जो ऊपर जो संस्तर जाने वाली है वो भी टोटली कैसी है, अलग संस्तर है। तो इस वजह से जो संस्तर आपकी A3 है और B1 है, इन दोनों का नाम क्या है, परिवर्तनीय संस्तर। ठीक है, समझ चुके हो आप बात को। इससे नीचे चलो। ठीक है, तो इससे नीचे जाने पर जो संस्तर आएगी वो आपके लिए आएगी B। तो B1 हो गई परिवर्तनीय। अब B2 कौन सी हो गई, निक्षेपित संस्तर। निक्षेपित का मतलब क्या होता है, निक्षेपित का मतलब होता है जमना। ठीक है, तो मैंने जो बताया था कि A2 संस्तर से जो एल्यूमिनियम, सिलिका इनके ऑक्साइड है वो घुल घुल कर नीचे आते हैं। तो जब वो नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं तो भाई वो रुकेंगे, वो ऑक्साइड वो क्या करेंगे, रुकेंगे, कहीं ना कहीं जमेंगे। तो वो जो नीचे घुलकर आते हैं वो नीचे जाके जम जाते हैं, और जिस संस्तर में वो जमा होते हैं उस संस्तर को हम क्या बोलते हैं, B2 संस्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेपित संस्तर। तो निक्षेपित का अर्थ क्या होता है, जमना। ठीक है, जब कोई चीज जम जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निक्षेपित संस्तर। ठीक है, और निक्षेपित संस्तर में ये ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसके आगे चलते हैं हम, अंतर्वर्ती संस्तर। ठीक है, तो B3 संस्तर को एक आप याद रखोगे कि अंतर्वर्ती संस्तर बोलते हैं, क्योंकि इससे नीचे जाने पर भी संस्तर आपकी बदलने वाली है। और C संस्तर आता है इसके बाद में, अपक्षयित पैतृक पदार्थ। सी में क्या आता है भाई, अपक्षयित पैतृक पदार्थ। और सबसे जो लास्ट वाली संस्तर है वो कौन सी होती है, R संस्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कठोर चट्टान। तो क्वेश्चन क्या बना यहां से, देखो क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आपको बनेगा तो 2 नंबर में डायरेक्ट वो बोलेगा कि मृदा प्रोफाइल क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। हर भाग को आपको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि O संस्तर के कितने उपसंस्तर हैं, दोनों का नाम लिखिए। या A2 संस्तर का क्या नाम है बताइए, C संस्तर को किस नाम से जानते हैं बताइए, R संस्तर का क्या नाम है बताइए। तो आपको याद रखना है कि मृदा प्रोफाइल के भाई कितने संस्तर हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से हैं, O है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, O है, A है, B है, C है और R है। O संस्तर के कितने भाग हैं, 2। A संस्तर, O में कौन कौन से भाग हैं, O1 और O2। O1 को क्या बोला हमने, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ,
O2 को क्या बोला हमने, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। इसी तरीके से फिर बाद में क्या आया आपका A संस्तर। A संस्तर के कितने भाग हो गए, A1, A2, A3। A1 को क्या बोला आपने भाई, A1 को बोला ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ संस्तर। A2 को क्या बोला आपने, निक्षालित संस्तर, यहाँ से क्या होते हैं ऑक्साइड घुल घुल कर कहाँ जाते हैं नीचे। A3 को क्या बोला आपने, परिवर्तनीय संस्तर। इसी तरह आपने B1 को क्या बोला, परिवर्तनीय संस्तर। इसी के बाद अगर आपसे पूछ ले कि B को कितने भागों में बांटा, तो B के कितने उपसंस्तर हैं, दो। कौन कौन से, B1 और B2। B2 का क्या नाम दिया आपने, निक्षेपित संस्तर। सॉरी, B के कितने भाग हैं, 3। और फिर आ जाता है आपका B3। तो B3 के कितने हो गए, B3 का नाम क्या हो गया, B3 का नाम हो गया अंतर्वर्ती संस्तर। फिर इसके बाद आ गया C को क्या बोला आपने, अपक्षयित पैतृक पदार्थ। और इसके बाद R आया, R को क्या बोला, कठोर चट्टान। यानी नीचे नीचे कौन सी चट्टानें हैं भाई, कठोर चट्टान। ठीक है, मृदा प्रोफाइल सारी चीजें क्लियर है, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे यही बात जो मैंने आपको समझाया है वो सारी बातें इसमें है कि O1 संस्तर को आप O1 में जो O1 पहली वाली है उसमें जो भी चीज़ें आप उनको आंखों से देख सकते हो, जीव जंतुओं के जो अवशेष पड़े हैं, जो पेड़ पौधों के अवशेष पड़े हैं, वो आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला है कि जो O1 संस्तर है वहाँ जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं जिसको आप नग्न आंखों से पहचान सकते हो। लेकिन जो O2 संस्तर है, जो O2 संस्तर है, जो O1 से नीचे है, उसमें जो है वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं पदार्थ। तो O2 संस्तर को आप नग्न आंखों से नहीं पहचान सकते, लेकिन O1 संस्तर को आप नग्न आंखों से पहचान सकते हो। इसी तरीके से A संस्तर आ गया। अभी मैंने आपको बताया था 3 संस्तर। देखो वही बात आ गई कि इसमें ऑक्साइड, लोहा, मृतिका, एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों का निक्षालन नीचे के संस्तरों में हो जाता है। वही बात आ गई कि निचले संस्तरों में यहाँ से क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको अभी समझा रखी हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में इतना काफ़ी है। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन इफेक्टिवली पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपने जो भी लेक्चर पढ़ा है उसको आपको एक बार रिवाइज करना है खुद से। आप सभी के पास बुक है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो। फिर मैं आपको क्या करूँगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं आपको PDF नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। मैं आपसे डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हो वहां से आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। सारी चीजें आपको बताऊंगा, A to पॉइंट बताऊंगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो बेफिक्र रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।